इसके कारण जो सरकारी चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत लोग हैं वह भी उतने मन से काम नहीं करते प्राइवेट सेक्टर के आकर्षण के कारण, और इसका परिणाम आया है कि गरीब आदमी बहुत उद्विग्न है और बहुत बेचैन है। दूसरा मेरा ये मानना है, इसके साथ मैं अपनी बात खत्म, कि गरीबी के मापदंड बदल गए हैं। मैं गरीब शब्द बोलना वैसे अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन निकल जाता है मेरे मुंह से। पहले लोगों को भोजन मिल गया तो गरीबी दूर हो गई, क्योंकि भोजन 2 टाइम का मिल जाना ही समृद्धि का सूचक था। अब ऐसा नहीं होगा। अब अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं, अच्छी शिक्षा की सुविधाएं, भविष्य की आजीविका की चिंताओं से मुक्त जीवन ही गरीबी से मुक्त जीवन कहलाएगा। तो इसलिए अब ये वो बातें जिनमें कि मोदी जी को भारत को स्वर्णिम दौर की ओर ले जाना होगा। युग परिवर्तन तो हो चुका। तो मैं तो एक बहुत अपने जीवन के बहुत सुखद काल में हूँ। गंगा यात्रा मेरी हो गई, मैं गंगा सागर होके आ गई, जगन्नाथपुरी से फिर भोपाल आ गई। आपको बाहर एक्टिव नहीं दिखी, लेकिन मैं अंदर अंदर मैंने शराबबंदी पर बातचीत आते ही शुरू कर दी थी। और अब धीरे धीरे बाकी के जो लोग हैं वो भी करें। जैसे मैंने सुना कि कांग्रेस ने भी कहा कि मेरा समर्थन करते हैं, तो वो करें। वो इसका इंतजार ना करें कि मैं झंडा लेके चलूँगी और वो सब मेरे पीछे चलेंगे। ये इसको सामाजिक अभियान में मत लेना है, इसको राजनीतिक अभियान में नहीं लेना है। जिसको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, वो जहाँ अपनी शक्ति से जितना इसका विरोध कर सकता है वो करे। वो इस व्यवस्था में जितना अपनी शक्ति से परिवर्तन ला सकता है वो लाए। एक आस्था है हमारी कि समाज दुर्व्यसनों से मुक्त हो, क्योंकि इन दुर्व्यसनों का शिकार गरीब आदमी ही होता है, चाहे नशा हो चाहे शराब हो। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। होली आने वाली है, तो उसकी मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, खूब पूछिए, अरे खूब पूछिए। कल आपकी जब बात हुई तो क्या किस तरीके की चर्चा उनकी रही कि अभियान में कैसे शामिल होंगे? आप जहाँ जाएंगे वो आपके साथ में जाएंगे, या कोई लिस्ट आपने बनाई हो कि यहाँ पर प्रतिबंध लगना चाहिए जैसा आप बता रही हैं? अब इसके 2 हिस्से करते हैं। कुछ सवाल आपको शिवराज जी से ही पूछना है, ये वाला कि उमा जी अभियान करेंगी तो फिर उसमें आप शामिल होंगे कि नहीं, इसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगी। चर्चा हुई ना दीदी आपसे? हाँ, तो मैंने तो उनसे ये प्रश्न नहीं किया। देखिए पहले अच्छा, अब आप बताइए। पहले कई राजनीतिक दल अपने संविधान में लिखते थे कि यदि शराब का सेवन करते हैं तो वो मेंबर नहीं रहेंगे। क्या आप इस बात पर भी जोर देंगे कि सारे राजनीतिक दलों को ये लिख देना चाहिए अपने संविधान में, उसका पालन भी करना चाहिए? आपका तो ये सवाल से ज्यादा सुझाव है, आपने मार्गदर्शन किया है मेरा। मैंने आपसे कहा है हाँ, कि क्या हाँ। इसको आप फॉलो करेंगे? मैं जरूर इसको फॉलो करने की कोशिश करूंगी। आपने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया, सच में। मुझे आप लोगों से एक अपील करनी है, ये हम सबका अभियान है। मैंने देखा है कि गंगा के विषय पर भी मीडिया ने हमेशा मेरा बहुत सकारात्मक सहयोग किया है, हमेशा। ना सिर्फ गंगा किनारे के राज्यों में, पूरे देश के मीडिया ने और सभी राजनीतिक दलों में, इसमें भी यही स्थिति है बिल्कुल। हाँ। दीदी, आप कहाँ से शुरू करेंगी? मतलब दुकानों से, कहाँ से प्रदर्शन? आपकी दुकानें हैं, इससे आप लोग को क्या होता है, आप कोने में होते तो ये नहीं दिखता ना। पहले मैं हर एक का उत्तर दूंगी ना। ये पहले इनमें कहाँ से आप कहाँ से शुरू करने जा रही हैं? हम तो कर भी दिए। तरावली के दुर्गा जी के मंदिर में हम गए, उनको प्रणाम किया और गंगा की शराब की दुकान के सामने हम खड़े हो गए, और लोगों ने मुझे घेर लिया, और सब भाजपा के कार्यकर्ता थे। उन्होंने कहा कि इसको हटाइए और पूरे मध्य प्रदेश से बंद करवाइए। मेरा सवाल था, रहवासी क्षेत्रों में एक हफ्ते बाद दुकानें हैं, से बंद होने के बाद शराब की दुकानें, जिससे लोगों को कई दिक्कतें होती है, विशेषकर युवतियों को आने जाने में लोग छींटाकशी करते हैं। इस दिशा में कोई कदम उठाएंगे क्या? शराब की जो नीति है उसमें स्पष्ट है कि जहां लोगों को आपत्ति है वहां नहीं होनी चाहिए। शराब की नीति में ये भी है कि जैसे सिगरेट का आता है तो उसके साथ बगल में तुरंत विज्ञापन आ जाता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए घातक है। तो होर्डिंग भी शराब की दुकान के पास होना चाहिए कि शराब पीने से आपके ये नुकसान होंगे। अब ये सारी बातें हैं, इन बातों को मैं आगे बढ़ाऊंगी, इन्हीं बातों को। दीदी, एक तरफ तो आप शराबबंदी और देखिए अभियान चला रहे हैं, लेकिन अप्रैल से जो नई नीति आ रही है उसमें अब शराब भी सस्ती हो रही है और देसी दुकान में विदेशी शराब भी मिलेंगी। आज हम 11 तारीख को बात कर रहे हैं। नहीं, रुक तो जाओ, उनका हो तो जान दो। क्या कर रहे हैं यार? देसी में विदेशी। आज 11 तारीख है ना, मैं इसके बारे में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी 24-25 मार्च के आसपास, इसी विषय पर करूंगी, नई नीति पर। नहीं, उनका आपका लक्ष्य है शराब बंदी और सरकार बात कर रही शराब मुक्ति। जहां आप कानून की बात कर रही हैं वहां सरकार आपको ट्रैक से क्या
अलग ले जाना चाह रही है कि शराब मुक्ति स्वचेतना की बात आ जाए तो एक जन जागरण की जो बात है वो तो हमारे ऋषि मुनि संत महंत कई सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन उससे कोई समस्या हल नहीं हो पा रही। कानून का वैसा क्या आपको ट्रैक से हटाने की बात हो रही है? शराब एक नशा भी है, नशे का सबसे मतलब तात्कालिक परिणाम देने वाला रूप है। इसमें दोनों को अलग अलग करके भी चलना पड़ेगा। नशे में समाज को अगुवाई करनी पड़ेगी, सरकार पीछे चलेगी, और शराब में सरकार को अगुवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि नशा सरकार की सहमति से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं नशीले पदार्थ, लेकिन शराब की दुकानें तो सरकार की नीति से बनती हैं। तो जो चीज़ें सरकार की नीति से बनती हैं उसमें शराब में सरकार को अगुवाई करनी पड़ेगी और समाज पीछे चलेगा, और नशे में समाज को अगुवाई करनी पड़ेगी, शिक्षण संस्थाओं को, घर परिवार को, माता पिता को, इनको अगुवाई करनी पड़ेगी कि उनके परिवार का कोई व्यक्ति अगर उससे पीड़ित है, उस दुर्व्यसन से क्यों है और वो इसके लिए क्या कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें चलना पड़ेगा। दीदी, मेरा सवाल ये है कि बीजेपी और कांग्रेस के अधिकतर नेताओं की शराब दुकानें हैं, क्या इनसे आह्वान करेंगे कि पहले यह त्याग करें शराब की दुकानों का? दूसरा, नगर निगम भोपाल खुद भोपाल में डेडिकेट शराब दुकान चालू करने वाला है अभी। इसके अलावा 1 तारीख से शराब सस्ती भी हो रही है। अभी ये आपके सामने चुनौतियाँ हैं। मैंने अभी इसके बारे में बताया है कि मेरे को नई शराब नीति की जानकारी हुई है, 1 अप्रैल से लागू होने वाली। इसके बारे में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी मैं 24 मार्च के आसपास। दीदी, उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आए हैं उसमें सबसे अहम कारण क्या देखते हैं? इसका बेचारे का सुन तो ले, ये वाला सवाल बताता हूँ अच्छी तरह से बताओ। जिन नेताओं की शराब की दुकानें हैं या जो कहीं ना कहीं शराब के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्या करें? उसमें 3-4 विषय ऐसे हैं, इसके बाद आपका जवाब दे दूँ, और इस विषय के बाद इस विषय को अपन फिर क्योंकि सब तरह के प्रश्न हो गए इसमें। ये मैंने एक चीज़ देखी, मैं आपको बताऊं, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, माइनिंग, पावर जनरेशन और शराब, इसमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड होती है, विश्व बंधुत्व है इसमें सब पार्टियों के लोग होते हैं, सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं और इसमें मिल के लड़ते हैं वो उनके खिलाफ जो उनको नष्ट करते हैं। तो इसलिए ये तो एक नीति होगी, जब नीति लागू होगी तो सबको मानना पड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बाकी जो 4 राज्य में आप लोग, उसमें तो स्वाभाविक है, जिस तरह से देश की राजनीति की तासीर मोदी जी ने बदली 2014 में, विकास के ट्रैक पे वो लाए पॉलिटिक्स को और उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया, फिर उस चुनौती को स्वीकार किया। उत्तराखंड की बिल्कुल तस्वीर ही बदल गई, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई, और यही कारण है कि इतनी प्रचंड मतों से जीत हुई। तो मैं इसका उत्तर अभी मैं अपने प्राकथन में ही बोल चुकी हूँ कि अब ये लंबे समय तक चलेगा, और जिन जगहों पर अभी कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ पर भी अब सरकारें नहीं रहेंगी, और जहाँ कांग्रेस का थोड़ा बहुत वजूद है, जैसे मैं मध्य प्रदेश का ही कहती हूँ, सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। मतलब 2003 का रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा, लेकिन 2023 में 2003 का रिकॉर्ड टूट जाएगा। दीदी, आपके नेतृत्व में होगा, आपके नेतृत्व में होगा। दीदी, इसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में दीदी आपके नेतृत्व में होगा क्या 2023? मैं तो इतनी खुश हूँ कि शिवराज जी ने बहुत अच्छे ढंग से सरकार चलाई, योगी जी ने भी बहुत अच्छे ढंग से चलाई। आप लोगों को याद नहीं आ रहा है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी मेरा नेतृत्व दिखाया गया है। 2017 में 4 चेहरे दिखाए गए, राजनाथ जी का, मेरा और मौर्य जी का और कलराज जी का। ये 4 चेहरे बीजेपी की ऑफिशियल पब्लिसिटी का हिस्सा थे, और ये कहा गया था कि जहां भी ऑफिशियल होर्डिंग लगेगी बीजेपी की तरफ से सभाओं में, प्रधानमंत्री जी की या अन्य नेताओं की जो पार्टी कार्यालय की पब्लिसिटी होगी, उसमें ये 4 चेहरे अनिवार्य हैं। तो इसलिए मेरा चेहरा, लेकिन योगी ने बहुत अच्छे ढंग से सरकार चलाई, और जिस दिन योगी जी ने शपथ ली तो लोग खुद बताते हैं कि मैं प्रचंड खुशी दिखाई दे रही थी मेरे चेहरे के ऊपर। इसी प्रकार से मैं मानती हूँ कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने बहुत अच्छे ढंग से सरकार चलाई। यही कारण है कि जब बीच का एक ब्रेक आया और फिर से बात आई कि मुख्यमंत्री कौन हो, तो चाहे विधायक हो चाहे दिल्ली का नेतृत्व हो, उनको स्वाभाविक भाव से ये लगा कि शिवराज जी ही प्रदेश के मुखिया होने चाहिए, और वो फिर से मुखिया बने हैं। इसलिए इसमें कहीं मेरे मन में कोई संदेह की बात आएगी नहीं। 22 ने 24 की दिशा तय कर दी है, और तो ऐसे में आपको 24 में आपकी भूमिका क्या रहेगी? अब मैंने एक बात तय कर ली कि मैं एक ऐसा प्रश्न है जो 18 से चला और मैंने हर बार उत्तर दिया, और ऐसा लगा मैंने कोई नई बात कही, वो अब नहीं बोलूंगी मैं 24 के चुनाव के बारे में, मैं थक गई हूँ। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ जो मेरे को दी जाती, मैं आपको मैं बताऊँ, मैं तो पब्लिसिटी भी बहुत नहीं करती। जैसे मेरी सभाएं होती हैं
तो मैंने दूसरे नेताओं के साथ देखा, उनके एक बगल में एक आदमी चलता, वो खट्टे से फोटो खींचता है, पीछे ही खड़ा रहता है बिल्कुल, और वो भाषण भी नहीं दे पाता है और सोशल मीडिया पर जारी हो जाता है। अच्छा, मेरे साथ ऐसे ही बंदूक वाले रहते हैं मेरे साथ में पूरे लोग, तो मैं तो दिखाती भी नहीं हूँ। तो जहाँ उन्होंने भेजा मैं चली गई। मैं लगभग 28 सभाएं की, उसमें से करीब 14-15 मैंने हेलीकॉप्टर से की, और बाकी मुझे क्या नीचे जैसे उतरे और चले तो पकड़ लेते हैं लोग मुझे, तो बहन यहाँ से निकल गई तो यहाँ भी एक सभा करवा लेंगे। जो हमने कहा मैं करती हूँ, यहाँ भी मैं कैंपेनिंग करूंगी, कस के कैंपेनिंग करूंगी भारतीय जनता पार्टी। आप 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहेंगे या लोकसभा चुनाव दिल्ली जाएंगे वापस? हाँ? 2023 में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहेंगी या? अब ये सब हमें उत्तर नहीं देना, तुम्हें बहुत गड़बड़ कर दीदी यूपी में प्रियंका गांधी जी का जादू कहा था, और दीदी आपने कहा था, दीदी आपने कहा था ये बात, अब इसलिए तो रिपीट नहीं करना, आप याद करो खुद कि मैंने क्या बोला, अपनी मेमोरी को टैप करो, मेमोरी को टैप करो। देखो कितनी अच्छी सवाल कर रहे हैं। अच्छा सवाल है दीदी, यूपी में प्रियंका गांधी जी ने काफी मेहनत की लेकिन परिणाम बहुत उल्टे आए, और अब कांग्रेस किस तरह से उनको देखती हैं आप, प्रियंका गांधी जी की मेहनत को, और सर्जरी की बात अब कांग्रेस में हो रही है? मैं उनको किसी भी तरह से नहीं देखती, मुझे उनकी एक बात भूली नहीं। उन्होंने एक बार कहा कि उमा भारती जी मेरा नाम इसलिए लेती हैं, 2012 के विधानसभा चुनाव की बात है यूपी की, क्योंकि इससे उनको पब्लिसिटी मिलती है। तो उन्हें अपनी औकात भूल गई थी कि मैं मुख्यमंत्री रही हूँ, मैं केंद्र में मंत्री रही हूँ, मैं पार्टी की महासचिव रही हूँ, और वो पार्टी की अपनी पार्टी की उसमें पदाधिकारी भी नहीं थी। तब मैं समझ गई कि अहंकार है, ये पुश्तैनी जो सामंत फ्यूडल माइंड सेट होता है, ये वो बोल रहा है। तब से मैं उन पर कमेंट करना बंद कर दी, उनका नाम नहीं लेती, उनको मिसेज वाड्रा बोलती हूँ, क्योंकि अभी उनको वो हाइट अपनी गेन करनी पड़ेगी कि मैं उन पर टिप्पणी भी करूँ। मैं आपको ये कह रही हूँ, मैं उन पर कोई कमेंट नहीं करती, उनको इस लायक नहीं समझती हूँ कि उन पर मैं कोई कमेंट करूँ। दीदी इस समय एक और बड़ा मुद्दा है दीदी, पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है। छत्तीसगढ़, राजस्थान के कई राज्यों ने उसको कर दिया, और यहाँ पर भी अब यहाँ तो राज्य सरकार से पूछिए ये बात, तो ज्यादा अच्छा आप है एक बार ये बेचारे ने बहुत दिनों से, बेचारा नहीं है, डॉक्टर के जैसा आला लटकाए हुए हैं, हाँ स्मार्ट लग रहा है डॉक्टर के जैसा। अच्छा अभी हुई होगी, हाँ, क्योंकि 6-7 महीने के बाद थोड़ा लुक बदल जाती है। क्या जैसे उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े आपके पोस्टर लगे, आप कह रही प्रमुख भूमिका रही है 17 में, अभी भी चुनाव में रही ना आपकी? नहीं मैं 17 का कह रही हूँ। 23 में मध्य प्रदेश में वैसी भूमिका आपकी रहेगी क्या मध्य प्रदेश में? ये तो मुझे पार्टी के लोग बता पाएंगे आपको। मेरा ये कहना है कि वो तो मैं पार्टी, आपको देखो मेरा अतीत याद करना पड़ेगा। मैंने बीजेपी छोड़ी नहीं थी, मुझे निकाला गया था। मैंने अपने मन से कभी बीजेपी नहीं छोड़ी, कभी भी नहीं। और बल्कि जब मुझे निकाला गया तो अनुशासन समिति के अध्यक्ष उस समय पर श्री राम नायक जी थे, तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी थी कि आपने जिन कारणों से मुझे निकाला है वो कारण है ही नहीं निकाले जाने के योग्य, तो आप क्यों निकाल रहे हैं मुझे। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से कभी भी नाराज होकर के, मेरी 3 चीज़ें आज आप लोग करेक्ट कर लो, उससे मुझे बड़ा बुरा लग जाता है और आगे से मतलब कोशिश करना में जो मेरे दिल को ठेस भी लगती। एक, मैं इसलिए कर रही हूँ कोई भी काम क्योंकि मुझे मुख्यमंत्री बनना, नहीं ऐसा कोई मनोभाव नहीं रहता। दूसरा, एक बार एक अखबार ने लिख दिया था कि उन पर हत्या का केस भी है, वो 360 का केस था, तिरंगे के समय था। तो वो तो उस समय पर तो कुछ भी केस लगा देते हैं ना जब कोई आंदोलन कर रहा होता है। तीसरी, इसी तरह से ये बात भी है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इन बातों से इसको बिल्कुल मुक्त करके रखा जाए। दीदी बार बार कांग्रेस ये कहती है कि हम आपके आंदोलन में साथ होंगे, सब करेंगे, क्या कभी किसी कांग्रेस के दिग्गज नेता ने सीधे आपसे बात की इस संदर्भ में? मेरे को करीबी नहीं है, और मेरी इच्छा यह है कि जो ये मानता है कि शराबबंदी होनी चाहिए वो अपने उसकी अपनी जितनी शक्ति है और वो जिस जगह पर है वहाँ वो अवश्य प्रयास करे। मैं इसी प्रकार से इसको बनाऊँ, हमें बनाना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, इसमें एक तरफ विरोध करने वाले लोग सामने होंगे और दूसरी तरफ एक फ्रेटर्निटी भी होगी, पूरी की पूरी ब्रदरहुड होगी पूरी की पूरी। तो इसलिए सब लोग अपने स्तर पे अपनी शक्ति से प्रयास करें और मुझे नेता बिल्कुल ना माने, बल्कि एक आस्थावान व्यक्ति माने जो शराबबंदी में, नशाबंदी में अपनी आस्था रखता है। दीदी बीजेपी और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी शायद ऐसी पार्टी है जो 2 राज्यों में सरकार बनाई है, उसने एक राज्य सरकार। लग रहा है कि विकल्प कांग्रेस का बनती आ रही है और चैलेंज आने वाले समय पर। आपके बारे में कह रहे हो, आपका जो स्ट्रक्चर बनता है वो छोटे राज्य के लायक होता है, वो अपने स्ट्रक्चर को बड़ा नहीं कर पाती। दिल्ली उनके लिए इसलिए आसान हो गई थी क्योंकि दिल्ली एक छोटा राज्य था और उनके पास में
जो कार्यकर्ताओं का समूह था वो आसानी से पब्लिक से अप्रोच कर सकता था। पंजाब भी इसलिए उनके लिए आसान हो गया। लेकिन बड़े राज्य में अप्रोच करने के लिए जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है और जिस प्रकार की सोच की व्यापकता की ज़रूरत पड़ती है, राष्ट्रीय सोच की व्यापकता की, उसके बिना पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर खड़ी नहीं हो पाती है। देश में 3 पार्टियां थीं, बल्कि 4। एक भारतीय जनता पार्टी थी, एक समाजवादी के 2 घटक थे और एक वामपंथी। इनके भले ही लोग कम होते थे, हमारे लोग ज़्यादा होते थे, लेकिन फिर भी एक राष्ट्र की व्यापकता रहती थी विचारधारा के कारण। कांग्रेस की कोई विचारधारा कभी रही नहीं, इसलिए अब वो नष्ट हो गए तो दोबारा खड़े ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनकी विचारधारा सत्तान्मुखी रही। सिर्फ विचार, आइडियोलॉजी कोई नहीं थी। आइडियोलॉजी वो वामपंथियों से या समाजवादियों से उधार लेते थे। तो इसलिए अभी आपको अपनी विचारधारा भी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है। अभी उनका जैसे उनके जो प्रयोग हुए हैं सरकार के, जिसकी वजह से उन्हें दोबारा सरकार बना ली दिल्ली में, वो प्रयोग एक सीमित जगह पर हो सकते हैं। लेकिन जब किसी देश का नेतृत्व करना हो किसी दल को या किसी व्यक्ति को, तो उसको एक ऐसी थॉट प्रोसेस या एक ऐसी विचार प्रक्रिया देश के सामने पेश करनी पड़ती है जिसको पूरा देश स्वीकार कर ले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो स्वीकार्य हो जाए। क्योंकि भारत जैसे बृहत आबादी के देश में जब कोई राजनीतिक दल या नेता का उदय होता है तो उसकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस भी साथ में जरूरी होती है। चाहे वो भले ही उसका कोई रोल ना हो, पॉलिटिकल रोल ना हो, लेकिन फिर भी एक एक्सेप्टेंस जरूरी होती है, तो देश के मानस पे उसका प्रभाव पड़ता है। उस दृष्टि से आप अभी बहुत पीछे दीदी, योगी जी भी अब क्या पीएम पद के चेहरे हो गए हैं, जिस तरह से वो दूसरी बार हमारे प्रधानमंत्री जी मेरी नज़र में अनादिकाल से अनंत काल तक प्रधानमंत्री रहे, इसलिए मैं उनके अलावा सोचती ही नहीं कि उनके अलावा भी कोई प्रधानमंत्री हो, ऐसी बात मेरे दिमाग में आएगी नहीं। मुझे उनमें वो तो अच्छे खासे लगते हैं, जितनी तेज़ी से मोदी जी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं मैं नहीं चढ़ सकती, जबकि उनसे 10 साल छोटी हूँ। तो इसलिए मैं तो इस सवाल को सुन ही नहीं सकती। मैं तो हमेशा ये देखती हूँ कि अनादिकाल से अनंत काल तक वो पीएम बने रहे। दीदी, ये जात पात की राजनीति को क्या नकार दिया, हिंदुत्व राष्ट्रवाद, ये बड़े मुद्दे हैं तो भी है ना? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, सच्ची में। अब की बार मुझे तो ये डर लगा था कि यूपी में कहीं वर्ण व्यवस्था तो नहीं लौट रही है, क्योंकि जातियों की गिनती शुरू हो गई थी। और मैं उसमें मीडिया को भी अनुरोध करूँगी कि जिस तरह से फलानी जाति इतनी है, ढिकानी जाति इतनी है, ये जो शुरू हुआ था ये बहुत खतरनाक था देश के लिए, क्योंकि एक तरफ हम अस्पृश्यता, जातिवाद, जाति व्यवस्था से मुक्त हो रहे थे और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाहे राजनीतिक दल हो चाहे मीडिया हो, वो एक एक जाति की संख्या गिना रहा था। मुझे लग रहा था हम वर्ण व्यवस्था की ओर वापस लौट रहे हैं फिर से, जिससे हमने बड़ी मुश्किल से छुट्टी पाई। और इसलिए ये सही है कि योगी के राष्ट्रवादी सोचने और विकासवादी सोचने, और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे योगी की भाई, और इसके लिए मैंने फिर योगी की प्रशंसा करने के लिए उनके साथ जाके भोजन किया था इस घटना पर। लंबी सी बात है क्योंकि अब ख़त्म हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसलिए सुनाई देती हूँ। नोएडा कोई सीएम नहीं जाता था, क्योंकि ये मान्यता थी कि जो नोएडा जाएगा वो सीएम नहीं रह पाएगा। तो वैसे मायावती बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन वो नोएडा नहीं जाती थी किसी भी कार्यक्रम में। अखिलेश बहुत स्मार्ट और मॉडर्न बनते हैं, वो नोएडा नहीं जाते थे। तो योगी जी ने मुझे ये प्रसंग सुनाया और अब मैं उसको कोट कर सकती हूँ इस प्रसंग को। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का नोएडा में कार्यक्रम तय हुआ और योगी जी मुख्यमंत्री बन चुके थे, तो पीएमओ से फ़ोन आया योगी जी को कि अगर आप इस बात को मानते हो तो आप प्रोटोकॉल के लिए किसी और को भेज दीजिए, क्योंकि ऐसा धारणा है कि मुख्यमंत्री वहाँ जाते नहीं। तो मैंने योगी जी से कहा आप गए थे कि नहीं? बोले दीदी मैं गया और मैंने पीएम को कहा जितने दिन रहूँगा उतने दिन जनता की सेवा करूँगा और नहीं रहूँगा तो नहीं रहूँगा, लेकिन मैं अंधविश्वासों से डरूंगा नहीं। तो वो योगी हैं, साधु हैं, लेकिन अंधविश्वासी नहीं है। और ये जो ढोंग करते थे ना राजनीति का कि हम धर्म कर्म जातिवाद सबसे परे हम नहीं मानते, ये डरते थे, नोएडा नहीं जाते थे। इसी से समझ लीजिए कि किस प्रकार के सोच के लोग भारत की राजनीति में आगे आ गए हैं। विकास का भी सोच रखते हैं, भगवान पर भी आस्था रखते हैं। मैं ही जब यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आई थी 2003 में, तो पहला चैलेंज, दिग्विजय सिंह जी इंजीनियर हैं, विदेश से पढ़ के आए थे और मुझे उन्होंने चैलेंज किया भोजशाला पे बहस करो। हाँ, विदेश से पढ़ के आए थे, कहा भोजशाला पे बहस करो, तो सरस्वती प्रतिमा पे। तो मैंने कहा कि नहीं, अभी सड़क बिजली और पानी पर करेंगे, अभी आप प्रवीण भाई तोगड़िया को बुलाओ इस बहस के लिए, हम बाद में करेंगे आपसे इस पर बहस। यानी वो स्वयं चाहते थे कि इन मुद्दों के ऊपर बातचीत शुरू हो जाए। तो इसलिए ये पहली बार है जब देश में एक साथ दो बातें आ रही। हिंदुत्व पर हमारी आस्था है, उसको छुपाते नहीं, राम पर हमारी आस्था है, उसको छुपाते नहीं, लेकिन सड़क बिजली और पानी का काम हम ही कर पाते हैं, दूसरा कर नहीं पाता। ये राष्ट्रवाद और विकासवाद का जो मेल हुआ है, ये इतना दुर्भेद्य हो गया है कि इस किले को भेद पाना अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए 10-20 साल के लिए मुश्किल हो गया।
आगर मालवा और अशोकनगर भी नहीं जाते दीदी यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर। जो मध्य प्रदेश में यहाँ भी CM अशोकनगर आगर मालवा नहीं जाते दीदी। वो अशोकनगर नहीं जाता ऐसा बताया जाता है। तो आप उनसे पूछो ना भैया से हमारे। नहीं मानती हैं। हाँ, हम नहीं मानते, हमें लोग कहते थे हमारे घर तक नहीं जाते तो हम तो कस के जाते थे। धन्यवाद दीदी, होगा सब। हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। जलपान करिए और बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिए। सॉरी बड़ी बहन हूँ ना इसलिए आशीर्वाद सब निकल गया है। आप दीजिए हमें दीदी। किसी दुकान पर शराबबंदी की दुकान की कब जाएंगी? हो सकता आज ही चली जाऊँ। अरे दीदी आप दीदी बता के जाइएगा, हम लोग पता चला अचानक आप पहुँचेंगे कैसे? 1 घंटे पहले पता मैसेज वो जो डालते हैं ना मनोज भैया, दीदी वो गुनगा वाली बंद हुई कि नहीं जहाँ आप गई थी? मैं उनको कह आई हूँ कि बंद कर देना। बंद करने का क्या? एक हफ्ते बाद पूछूंगी। हाँ तुरंत पूछना भी ठीक नहीं ना, एक हफ्ते बाद पूछूंगी। कच्ची शराब भी वहीं बेची जाती है। हाँ सबसे ज्यादा बैरसिया जहाँ पर आप गए थे सबसे ज्यादा कच्ची शराब भी वहीं बेची जाती हाँ हाँ मुझे लोगों ने कहा ये बात कही। पठानी में सरकार हेरिटेज शराब पर भी बहुत अपने आप ही लोग मुझे डाल रहे हैं, अब मेरे को खबर दे रहे हैं कि दीदी यहाँ और आ जाओ, यहाँ और आ जाओ। आप आगे आगे देखो होता है क्या। मुझे 6 महीने दे दो। शुरुआत करेंगे। हाँ भोपाल में कहाँ से आज ही चले जाएंगे कहीं, आपको बता देंगे। अच्छा दीजिए नाश्ता करिए। क्या हुआ? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।